1857 की क्रांति। शुरू से लास्ट तक पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसके साथ ही ये जो भी आपके सामने मैटर है, इसकी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम इसे याद करेंगे कि जो महत्वपूर्ण सेंटर पॉइंट हैं वो कौन से हैं, यहाँ का नेता कौन सा था और किस अंग्रेज अधिकारी ने इस विद्रोह का दमन किया। तो 80 से 90% तक एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो इन्हीं में से आता है। लेकिन ये विद्रोह हुआ क्यों, उसके कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। इस वीडियो के लास्ट में 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए हैं। इसके अतिरिक्त 50 से 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अलग से वीडियो बनाएंगे इस वीडियो के एक दिन बाद में। तो एक प्रकार से वो आपके लिए मॉडल पेपर भी होगा और इन दो वीडियो को देखने के बाद आपका कोई सा भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, गलत नहीं होगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं। देखिए 1757 में जब प्लासी का युद्ध होता है तो 1757 से लेकर के 1857 तक इन 100 सालों में अंग्रेजों ने सिर्फ और सिर्फ भारतीयों का शोषण किया। इसके अतिरिक्त उन्हें किसी भी चीज़ से मतलब नहीं था, सिर्फ और सिर्फ भारतीयों का शोषण करना। सबसे ज़्यादा कौन सा शोषण? आर्थिक शोषण। और उनकी इन गतिविधियों के कारण यहाँ के कुछ राजा महाराजा, सैनिक, किसान, हर वर्ग जो है वो उनसे नाराज था। यहाँ तक कि सामंत और जमींदार है वो भी इन अंग्रेजों से नाराज थे। तो 100 सालों का जो लोगों में गुस्सा था वो गुस्सा 1857 में जाकर के सामने आता है। और उस समय आग में घी डालने का काम किसने किया? यानी उस समय का तात्कालिक कौन सा कारण था? तो वो था चर्बी वाले कारतूस। अब क्या थे चर्बी वाले कारतूस, ये पढ़ेंगे हम। उससे पहले देखिएगा, जिस समय 1857 की महान क्रांति होती है उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ये आपको ध्यान में रखना है। इस क्रांति की शुरुआत तो सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, लेकिन कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो जाता है। अब देखिए इसके कारण क्या थे इसके विद्रोह के। सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक कारण की। इसमें क्या है? लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति या हड़प नीति। देखिए लॉर्ड जो डलहौजी है वो 1848 से 1856 तक यहाँ का गवर्नर था। क्या थी इसकी नीति? कि जिस किसी भी शासक के उसकी जैविक संतान नहीं है, खुद का खून नहीं है, तो उस रियासत को, उस राज्य को अंग्रेजों के द्वारा हड़प लिया जाएगा। जैसे झांसी है, इसके अतिरिक्त कानपुर है। तो बाजीराव सेकंड के जो दत्तक पुत्र थे नाना साहेब, उनकी पेंशन अंग्रेजों के द्वारा बंद कर दी गई। तो इस तरह की जो अंग्रेजों की नीतियां हैं, और सबसे ज्यादा उस समय जो रोष था इसी डलहौजी की नीति के कारण था। इसके अलावा कुशासन के आधार पर अवध पर कब्जा। देखिए जो इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में अवध के साथ में, उसमें अंग्रेजों का सबसे वफादार अगर कोई मित्र कहते हैं तो वो अवध ही था। ये यूपी में पड़ता है अवध। लेकिन अंग्रेजों ने इस पर भी और कोई बहाना नहीं मिला तो कि यहाँ का शासन सही रूप से संचालित नहीं हो रहा, और इस पर भी क्या किया? अपना अधिकार कर लिया। तब जो बेगम हजरत महल है उनके नेतृत्व में यहाँ विरोध होता है। हैदराबाद, पंजाब और सिंध का अनुचित तरीकों से विलय, ये भी इसी प्रकार किसी न किसी बहाने से इन सब का विलय कर लिया गया अंग्रेजी हुकूमत में। राजाओं के पेंशन और पदों की समाप्ति। अब जैसे बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र थे नाना साहेब कानपुर में, तो उनकी पेंशन को बंद कर दिया गया, पदों की समाप्ति कर दी गई। मुगल सम्राट से अपमानजनक व्यवहार, यह भी बहुत बड़ा रीजन था। यहाँ की जो जनता है उसमें अपने मुगल सम्राट के लिए कहीं ना कहीं एक सम्मान था। बहादुर शाह जफर थे। अब जैसे जो लॉर्ड डलहौजी है, इसने बहादुर शाह जफर को साफ साफ कहा था कि लाल किला करो खाली और कुतुब मीनार जैसी छोटी सी जगह में वहां जाकर के आप रहिए। हालांकि वो खाली करके नहीं गए, लेकिन उसने लाल किला तक खाली करने को कह दिया था। और कि जो मुगल सम्राट की जो पदवी है वो सिर्फ आप तक ही है, आपकी मृत्यु के बाद में आपके जो भी उत्तराधिकारी होंगे उनके नाम के साथ सिर्फ राजा लगाया जाएगा। और भी बहुत सी तरह की बेइज्जतियां की। तो एक ये भी कहीं ना कहीं एक कारण था। जमींदारों और सामंतों से विशेषाधिकार छीनना, यह भी कारण था। जब पहले राजा थे, राजा और जनता के बीच में जमींदार और सामंत हुआ करते थे, काफी भी इनको अधिकार थे।
लेकिन अंग्रेजों ने इनसे विशेषाधिकार भी छीन लिए इनके, तो इनमें भी कहीं ना कहीं नाराजगी है। उसके बाद में है आर्थिक कारण। भारत से धन का निष्कासन। अंग्रेजों के जहाज रात दिन हिंदुस्तान से ब्रिटेन इंग्लैंड जाते रहे, रात दिन। जो हमारा हिंदुस्तान कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, सारा का सारा सोना, सारा का सारा माल जो है वो निकाल निकाल के अपने देश में ले जाते रहे। तो ये आर्थिक निष्कासन, धन का निष्कासन। भारत के हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों का विनाश और भारी बेरोजगारी की स्थिति। अब देखिए, पहले भारत में कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं होता था। क्यों? क्यों हर व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार अलग अलग कार्य करता था। अंग्रेजों को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से मतलब था कि भारत की जो ये जमीन है, इस जमीन से ज्यादा हम अपना फायदा जिसमें हो वो फसल, जैसे नील की खेती है, ये करवाते थे। अकाल अगर पड़ रहा है तो भी उन्हें कोई मतलब नहीं है, अकाल के बावजूद भी किसानों से लगान, टैक्स ये वसूल करते थे। तो जो किसान है कहीं ना कहीं उनसे नाराज है, बेरोजगारी की स्थिति होगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही चीज रह गई और वो थी अब सिर्फ खेती, किसानी, बाकी सब इन्होंने समाप्त करवा दिए। धार्मिक कारण क्या क्या है? ईसाई धर्म के प्रचार को कंपनी के द्वारा प्रोत्साहन। देखिए 1813 में क्या होता है कि जो ईसाई मिशनरी थे उनको भारत में आने की अनुमति मिल गई। इसके अतिरिक्त जो ये ईसाई मिशनरी थे, इन्हें शिक्षण संस्थाओं में, अस्पतालों में, बाजारों में, जेलों में खुलेआम कि ईसाई धर्म की जो खूबियां हैं उनका प्रचार करो, प्रसार करो। तो यहाँ के जो लोग हिंदू मुस्लिम हैं उनमें कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के नाराजगी होगी। ये बहुत बड़ा कारण था लोगों में विरोध का। कोई भी व्यक्ति को अपने धर्म से बहुत प्यार होता है और जब उस पर आंच आती है तो ये वो चीज बर्दाश्त नहीं कर पाता। हिंदू और मुस्लिम धर्मों के प्रति अंग्रेजों का तिरस्कारपूर्ण रवैया। उसके बाद है सामाजिक कारण। अंग्रेजों में नस्लीय श्रेष्ठता का दम। अंग्रेज हमेशा ये कहते थे कि हमारा तो जन्म ही इस दुनिया के लोगों को सभ्य बनाने के लिए हुआ है। साथ ही गोरे काले का भेद होता था कि हम इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं और हम आप पर राज करेंगे और आपको सभ्य बनाएंगे। अंग्रेजों के द्वारा जैसे जो भी होटल है, जो भी बड़ी बड़ी जहां आने जाने की जगह है, वहां साफ लिखते थे कि इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, कि भारतीय और कुत्ते जो हैं वो यहाँ अलाउ नहीं है। तो भारतीयों को तो ये कुछ भी नहीं समझते थे। भारत में अंग्रेजों द्वारा सामाजिक सुधार की नीतियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया। जो गवर्नर जनरल आया था विलियम बेंटिंग, तो विलियम बेंटिंग ने 1835 के आसपास कुछ सुधार करवाने की कोशिश की, सामाजिक सुधार, जैसे सती प्रथा एक्ट है, कन्यावध निषेध, ये एक्ट बनाया, विधवा का दोबारा विवाह, पुनर्विवाह एक्ट। लेकिन हालांकि ये जो काम तो सही थे, लेकिन फिर भी यहाँ की जनता में इससे नाराजगी बढ़ी। भारतीय भाषा, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति की उपेक्षा कारण उपजा आक्रोश। तो अंग्रेज तो इनको कुछ मानते ही नहीं थे कि कौन सा हिंदुस्तान, कैसी संस्कृति और कैसा इतिहास, इतिहास तो हम बनाएंगे, हम लिखेंगे। तो नाराजगी होगी लोगों में। उसके बाद में है उस समय का तात्कालिक कारण क्या है। देखिए पहले एक राइफल यूज होती थी ब्राउन बेस। 1856 में उस ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफलों का यूज होने लगा। अब होता क्या था कि इन राइफलों का जब प्रयोग करते थे तब इनमें जो कारतूस प्रयोग होते थे उस पर जो बाहर का खोल होता था वो लगी होती थी ये चर्बी वाले गाय और सुअर। तो ये अफवाह फैली थी या जो भी था कि इन पर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। तो जब भी उस कारतूस को निकालेंगे उस खोल में से तो उसको मुंह से पहले खोल को तोड़ना पड़ता था। तो इससे जो हिंदू धर्म, जो हिंदू सैनिक थे और मुस्लिम, दोनों में इस चीज को लेकर के रोष होता है, आक्रोश होता है। भारतीय सेना के कुछ वर्गों में अंग्रेजी भेदभाव के विरुद्ध असंतोष। ये तो बहुत बड़ा असंतोष था। जो भारतीय सैनिक है वो चाहे कितना भी योग्यवान हो, उन्हें सूबेदार के पद से ऊपर कभी भी कोई पोस्ट नहीं मिलती थी। इसके अतिरिक्त जो अंग्रेज अधिकारी होते थे वो मन में आए वैसा व्यवहार करते थे भारतीय सैनिकों के साथ में, बेइज्जती करना, इंसल्ट करना। तो कहीं ना कहीं सैनिकों के मन में भी अंग्रेजों के विरुद्ध भेदभाव का बिल्कुल साफ दिखता था। और जहां सैनिकों में भेदभाव होगा आपस में तो कहीं ना कहीं सैनिकों में उसका विरोध तो दिखेगा। अब विद्रोह का प्रसार। सर्वप्रथम फरवरी 1854 में बैरकपुर स्थित
19वीं नेटिव इन्फेंट्री ने बगावत की कोशिश की। यह 1854 की बात है। एक बार इन्होंने कोशिश की थी, किस चीज के कारण? भेदभाव के कारण। अभी ये जो मुद्दा है एनफील्ड राइफलों वाला, ये अभी नहीं है। ये देखिए, ये थी उस टाइम जो नई एनफील्ड राइफलें आई थी। अब देखिए, 29 मार्च 1857 को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक सैनिक मंगल पांडे ने अकेले ही विद्रोह किया और अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग पर हमला कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण घटना शुरू होती है अब यहां से। 29 मार्च को जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, ये नाम है बटालियन का, और कौन सी छावनी थी? बैरकपुर की, और है कहां पे? बंगाल में। मंगल पांडे ने विरोध किया कि ये जो एनफील्ड राइफल में जो लगते हैं कारतूस, ये हम प्रयोग नहीं करेंगे। विरोध स्वरूप एक अधिकारी था लेफ्टिनेंट बाग, इस बाग पर हमला किया। 6 अप्रैल को इनका कोर्ट मार्शल और 8 अप्रैल को इन्हें फांसी दे दी गई। 29 मार्च को इन्होंने हमला किया था और 8 अप्रैल को, 8-9 दिन के अंदर अंदर ही उन्हें फांसी दे दी गई और इस बटालियन को भंग कर दिया। इसके बाद में 24 अप्रैल 1857 को, 8 अप्रैल को फांसी दी। अब 24 अप्रैल की घटना है कि 3LC बटालियन मेरठ में, अब ये बात पहुंच के मेरठ में 90 घुड़सवारों में से 85 ने नए कारतूस लेने से इनकार कर दिया साफ साफ कि हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे। तो इन सैनिकों पर भी क्या लगाया गया? कोर्ट मार्शल और 5-5 साल का कारावास। सबसे महत्वपूर्ण घटना, खुला विद्रोह जो होता है वो 10 मई को शाम को 5 से 6 बजे के बीच में होता है। सबसे पहले एक पैदल टुकड़ी थी 20 NI, इसने विद्रोह किया और इसके साथ ही जिन सैनिकों पर कोर्ट मार्शल करके 5 साल का कारावास दिया था, उनको भी मुक्त करा लिया। यह शुरू होने वाला कब था विद्रोह? है 31 मई 1857 को। सिंबल क्या बनाया गया था? चपाती यानी रोटी और कमल का फूल, कि एक साथ विद्रोह होगा पूरे भारत में। लेकिन 85 सैनिकों के अपमान और माइकल स्मिथ के निरंकुश व्यवहार के कारण, यहां का जो अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी, इसके कारण यह 10 मई से ही प्रारंभ हो गया और 11 मई को सेना दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली और मेरठ में लगभग 75 किलोमीटर की दूरी है। जैसे ये दिल्ली है तो दिल्ली से इस तरफ पड़ेगा, ऐसे यहां मेरठ और यहां दिल्ली। और 12 मई को इन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। अब उसके बाद में बहादुर शाह को अपना नेता बना देते हैं और भारत का मुगल सम्राट घोषित कर दिया। चूंकि इनकी उम्र बहुत ज्यादा थी, लगभग 82 साल, तो इसका जो वास्तविक नेतृत्व है वो किसके हाथ में था? इनके जो जनरल थे वो थे बख्त खान। मुगल सम्राट बहादुर शाह का सैन्य नेतृत्व वास्तव में किसने संभाला? बख्त खान ने। इसके बीच में कई अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर देते हैं ये। उसके बाद लेफ्टिनेंट हडसन ने धोखे से बहादुर शाह द्वितीय, यानी जो जफर की बात कर रहे हैं, कि दोनों पुत्रों और एक पोते की हत्या कर दी। एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पे यह आता है कि बहादुर शाह जफर की बेगम थी जिन्नत महल, इसने एक संदेशवाहक के रूप में अंग्रेजों की सहायता की थी। देखिए, जिस बहादुर शाह जफर को सभी लोग, सभी सैनिक अपना मुगल सम्राट बना रहे हैं, हिंदुस्तान का नेतृत्व दे रहे हैं, और उन्हीं की जो बेगम है वो अंग्रेजों से मिली हुई थी। बहादुर शाह जफर ने हुमायूं के मकबरे में शरण ली। क्वेश्चन आता है कि कहां शरण ली इन्होंने? हुमायूं के मकबरे में, जहां से इन्हें गिरफ्तार किया गया और पकड़ के रंगून भेज दिया गया, वर्तमान म्यांमार के अंदर। इसके बाद में देखिएगा, ये देखिए कई जो महत्वपूर्ण स्थान है उस समय के, जगदीशपुर है, ये पड़ता है वर्तमान बिहार में। दिल्ली, ये दिल्ली है, आज जहां है। इसके अतिरिक्त बाकी जितने भी महत्वपूर्ण स्थान हैं, ये सभी स्थान यूपी के अंदर हैं। बरेली, फैजाबाद, इलाहाबाद, लखनऊ, झांसी, फतेहाबाद, ये सारे स्थान कहां पर पड़ते हैं? यूपी के अंदर। तो यही कारण है कि सबसे ज्यादा 1857 के विद्रोह में किस स्थान पर हुआ था? तो बिहार, ये यूपी वाला जो क्षेत्र, और इसको मध्य प्रांत जो कहते थे ये, तो ये लगभग ये जो स्थान है सिर्फ यहां पे विद्रोह हुआ, और बाकी स्थान जो है वहां जैसा होना चाहिए था बिल्कुल भी नहीं हुआ। जैसे दक्षिण है, ये नहीं हुआ। बंगाल है, बस वो बैरकपुर की छावनी में एक बार ही किया था मंगल पांडे ने, उसके बाद ये भी शांत। बाकी जैसे ये नॉर्थ के एरिया हैं, ये सब शांत रहे। पंजाब, सब शांत रहे।
तो ये कुछ आंकड़े आपको ध्यान में रखने हैं कि विद्रोह की शुरुआत कहां से होती है। 10 मई 1857 को मेरठ यूपी से, 11 मई को ये दिल्ली पहुंचते हैं सैनिक, और 12 मई को बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर दिया। क्रांति की एक साथ शुरुआत कब होनी थी? 31 मई को। क्या था प्रतीक? रोटी और कमल का फूल। इन सब का सूत्रधार कौन था? ये कि 31 मई से शुरू करेंगे, 31 मई को एक साथ विद्रोह करेंगे, ये सब बनाने वाला व्यक्ति कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अजीम उल्लाह नाम का व्यक्ति है, ये था इन सब का सूत्रधार। अब देखिए, अब बात करते हैं महत्वपूर्ण नेताओं की। दिल्ली के अंदर कौन थे? बहादुर शाह जफर। और सैन्य नेतृत्व इनके स्थान पर किसने संभाला? इनकी उम्र ज्यादा थी, ये नहीं थे सक्षम, बख्त खान ने। विद्रोह की तिथि क्या है? 11 मई को सैनिक आते हैं, 12 मई को इन्हें अपना नेता घोषित करते हैं। विद्रोह को दबाने वाला कौन था? निकलसन और हडसन। तो ये देखिए, जो निकलसन है ये तो मारा जाता है, और ये जो हडसन है इसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और जो बादशाह जफर है, इनको हुमायूं का जो मकबरा है वहां पर ये छिपे हुए थे, इन्हें गिरफ्तार किया जाता है और रंगून भेज दिया जाता है, जहां 1862 में, यह 57 की घटना है, 62 में 1862 में वहीं रंगून में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके अतिरिक्त एक चीज ध्यान में और रखिएगा, जो शायर फेमस हुए मिर्जा गालिब, जिनके बहुत से शायरियां आती है, मिर्जा गालिब 1857 के समय दिल्ली में थे। उसके बाद बात करते हैं कानपुर की। कानपुर में कौन थे? तो देखिएगा, यहां पर जो अंतिम पेशवा थे बाजीराव सेकंड, उनके दत्तक पुत्र थे नाना साहब, ये इनका वास्तविक नाम है धुंधुपंत। और जो इनका सेनापति कौन था? यह था तात्या टोपे, जिसका असली नाम था, ओरिजिनल नाम, रामचंद्र पांडुरंग टोपे। अब देखिए, यहां पर जो विद्रोही नेता थे यहाँ के, उन्होंने नाना साहब को अपना पेशवा घोषित कर दिया कि ये हमारे पेशवा हैं। और 5 जून की घटना है यहाँ पे कानपुर में। अब यहां पर विद्रोह का दमन किसने किया था? इस अधिकारी का नाम ध्यान में रखना है, कैंपबेल। और बाद में जो नाना साहब कहां चले गए? नेपाल चले गए। बेगम हजरत महल है, यह भी नेपाल चली गई थी। लखनऊ में जो बेगम हजरत महल है, इनके नेतृत्व में विरोध होता है, और इनका जो बालक था, जो अवैसक पुत्र, बिरजिस कादिर नाम था उसका, बिरजिस कादिर, ये इनके पुत्र का नाम है। तो इन्होंने अपने पुत्र को नवाब घोषित कर दिया अवध का। तो यहां भी क्या होता है, जो कैंपबेल है ये इस विद्रोह का दमन करता है। तो पहले 11-12 मई को होता है यहाँ पे, फिर 4 जून और फिर 5 जून। इन दोनों ही जगह दमन किसने किया? कैंपबेल ने। और बेगम हजरत महल का क्या हुआ? ये भी नेपाल चली गई और वहीं इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में झांसी में है रानी लक्ष्मीबाई। अब ये लक्ष्मीबाई कौन थी? ये झांसी के जो शासक थे गंगाधर राव, उनकी विधवा रानी थी, और इनके दत्तक पुत्र थे दामोदर राव। और आपको बताया था कि डलहौजी की हड़प नीति के कारण इन्होंने क्या किया? झांसी को हड़प लिया। तो इस बात से लक्ष्मीबाई नाराज थी। यहां पर दमन कौन करेगा? सर हुरोज। इस हुरोज का नाम ध्यान में रखना है। लक्ष्मीबाई झांसी से जाती है कालपी, और कालपी से जाती है ग्वालियर। वहां ग्वालियर में इनकी मुलाकात होती है तात्या टोपे से, और ये सहायता करते हैं तात्या टोपे की, मिलकर युद्ध करते हैं, और अंत में जो लक्ष्मीबाई है वो शहीद होती है। यहां पर जो ये हुरोज है, इसने लक्ष्मीबाई के लिए एक लाइन बोली थी, वो आपको ध्यान में रखनी है, कि भारतीय क्रांतिकारियों में यही एकमात्र, ये वही औरत है जो एकमात्र इनमें मर्द है। तो आप थोड़ी लाइन ध्यान में रखिएगा, लक्ष्मीबाई के लिए बोलिए हुरोज ने। इसके बाद में हम बात करते हैं इलाहाबाद में। इलाहाबाद में थे लियाकत अली, और यहां पर दमन करने वाला कौन था? कर्नल नील। जगदीशपुर में थे कुंवर सिंह, दमन करने वाला था टेलर और आयर। देखिए, ये जो कुंवर सिंह है ये भी बुजुर्ग थे, और इतने वीर थे कि इनकी एक बाह में जब गोली लगी तो इन्होंने अपना हाथ काट के और उसे गंगा नदी में बहा दिया, फेंक दिया था गंगा नदी में। तो इतने वीर योद्धा थे। बरेली में खान बहादुर खान, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, और फतेहपुर में अजीमुल्ला। अजीमुल्ला का जो यहां दमन किया था वो था जनरल
रेनर्ड। अब देखिए इनको याद करने की ट्रिक क्या है, बहुत ही आसान सी ट्रिक है। अब देखिए याद करने की ट्रिक क्या है, सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के बारे में। कैसे याद करेंगे कि जिसका दिल बख्तर का बना होता है, बख्तर किसको कहते हैं, लोहे को, जिसका दिल बख्तर का बना होता है वही क्या होता है, बहादुर होता है। और जिसका दिल बख्तर का बना होता है वही बहादुर होता है। बख्त से बख्त खान और बहादुर से बहादुर शाह। अब बहादुर शाह की उम्र आपको बता चुका हूं कि लगभग 82 साल के आसपास थी। तो जब दिल्ली का नाम आएगा बहादुर शाह का तो उनकी हड्डियां निकली हुई थी। हड सन निकल सन, हड्डियां निकली हुई थी। तो इसे याद कर लीजिएगा कि 82 साल के थे तो यहाँ हड्डियां निकली हुई थी इनकी। कानपुर के हैं नाना साहब और तांत्या टोपे, यहां पर था कैम्बल। अब किसको कैसे याद करेंगे, कानपुर, नाना साहब और तात्या टोपे। देखिए कान, जब हमें ठंड लगती है कानों पे तो हम क्या पहनते हैं, टोपा पहनते हैं। जब हमें कानों पे ठंड लगती है तब क्या पहनते हैं, टोपा पहनते हैं। और जहां तात्या टोपे नाम आएगा वहां नाना साहब भी नाम आएगा। विद्रोह का दमन करने वाला कौन था, कैंप। तो ऐसे याद कर सकते हैं, नाना की कैप, जब भी नाम आएगा नाना की कैप। उसके बाद में लखनऊ में बेगम हजरत महल और कैम्बल। कैसे याद करेंगे इसको, जिसके लक्षण अच्छे होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, गुण, जिसके लक्षण अच्छे होते हैं उसी को क्या मिलेगी, बेगम मिलेगी। और जब बेगम मिलेगी तो उसी को क्या मिलेगी, कैप मिलेगी। तो जिसके लक्षण अच्छे होंगे उसी को बेगम मिलेगी। और जब वो बेगम को लेने जाएगा तब लोग उसको क्या पहनाते हैं, कैप। उसके बाद में है झांसी। तो झांसी फेमस आप जानते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। अब ये हुरोज कैसे याद करना है, लक्ष्मी सबको चाहिए, लक्ष्मी से मतलब आप समझिए धन से, सबको चाहिए कब, रोज। लक्ष्मी सबको कब चाहिए, रोज चाहिए। जब भी लक्ष्मीबाई का नाम आए लक्ष्मी कब चाहिए, रोज चाहिए। उसके बाद में है इलाहाबाद का लियाकत अली, यहाँ है कर्नल नील। अब कैसे याद करेंगे, इला लिया, देखिए इसमें समानता है, इला लिया, इस तरह से इला लिया। तो इसको आप याद कर लीजिए इलिया। तो इलिया से, इल्ली से इलाहाबाद और लिया से लियाकत अली। इलिया कैसी है, नीली है। इलिया कैसी है, नीली है। तो नील हो गया। उसके बाद में है जगदीशपुर के हैं कुंवर सिंह, इसका है विलियम टेलर और विसेंट आयर। कैसे याद करेंगे, ये जगदीश समझ लीजिए कोई लड़का है, जगदीश कुंवारा रह गया, क्यों, क्योंकि टेलर आया ही नहीं। शादी से पहले अच्छी सी सुंदर सी ड्रेस बनाते हैं, लेकिन जगदीश जो है ये कुंवारा ही रह गया। क्यों, क्योंकि टेलर है, ये आया ही नहीं, और जब ये आया नहीं तो इसकी ड्रेस नहीं बनी। बरेली के हैं खान बहादुर खान। कैसे याद करेंगे, एक गाना है झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, सुना होगा आपने। तो इसको कैसे याद करेंगे, झुमका गिरा रे बरेली की खान में, झुमका गिरा रे बरेली की खान में। तो बरेली का कौन है, खान बहादुर खान। उसके बाद है फैजाबाद का मौलवी अहमदुल्ला। तो इसको आप याद कर सकते हैं कि फौज में मौलवी, फैजाबाद, फैज से फौज, फौज में कौन है, मौलवी। उसके बाद में है फतेहपुर का अजीमुल्ला। अब इसे कैसे याद करेंगे, यह है जनरल रेनर्ड। रेनर्ड से आप याद कर सकते हैं रैना, भारतीय टीम में खेलते हैं क्रिकेट, सुरेश रैना। तो रेनर्ड से रैना, रैना कैसे याद करेंगे, अजी रैना फतेह कर ही लेगा। अजी, जैसे हम किसी को कहते हैं कि अजी सुनो, अजी रैना फतेह कर ही लेगा। तो अजी से अजीमुल्ला हो गया। तो बाकी ऊपर वाला जो फैजाबाद का मौलवी अहमदुल्ला, 2-4 बार आप इसको रिपीट करेंगे, बार बार इसे देखेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन इसमें से गलत नहीं होगा। और 70 से 80% जो क्वेश्चन आता है, ये आपके सामने जो चार्ट है इसी में से क्वेश्चन पूछता है, 70 से 80%। अब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में हम 5 ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा वो सिर्फ क्वेश्चन का बनेगा, जिसमें 60 से 70 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा उसमें। 1857 का विद्रोह है कहाँ से प्रारंभ हुआ था, दिल्ली, झांसी, मेरठ और कानपुर। तो कहाँ से हुआ था, मेरठ से हुआ था 10 मई 1857 को। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, तो इसमें ऑप्शन की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए। चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग
आरंभ करना। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, किससे संबंधित था? तो कौन सी बटालियन थी इनकी? ए ऑप्शन इसका राइट है, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? अब आपको ट्रिक क्या बताई थी कि बेगम उसे ही मिलेगी जिसके क्या अच्छे होंगे, लखन अच्छे होंगे, तो लखनऊ की बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी, कैनिंग, बेंटिंग और लॉर्ड लिटन। ये क्वेश्चन आया हुआ है इस एग्जाम में, यूपीएससी में आया हुआ है 2005, 2006। उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो आप जानते हैं किसने सबसे पहले बलिदान दिया था? मंगल पांडे ने। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? अब आप सोचिए कि किसने किया था नेतृत्व? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई और नाना साहेब। तो इसका राइट आंसर होगा नाना साहेब। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? नाना साहब का नेतृत्व, झांसी की रानी का नेतृत्व, बहादुर शाह का सहयोग और हिंदू मुस्लिम एकता। तो इसका राइट आंसर डी है। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका, जयश्री, पद्मा और अहल्या। तो इसका राइट आंसर ए होगा मणिकर्णिका। और अभी एक कोई हीरोइन है, मुझे नाम ध्यान में नहीं आ रहा, उनकी फिल्म भी आ रही है मणिकर्णिका, वो लक्ष्मीबाई के ऊपर ही है। अब देखिए, कुछ 1857 की क्रांति से संबंध में इतिहासकारों के कुछ मत हैं, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं हम। देखिए, सर जॉन लॉरेंस और जो शिले हैं, इन्होंने कहा कि यह पूर्णतः एक सिपाही विद्रोह था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद कहते हैं कि यह स्वतंत्रता संग्राम था। इसके अतिरिक्त बेंजामिन डिजरेली, इनका महत्वपूर्ण है, ये ध्यान में रखिएगा, इन्होंने कहा था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। जेम्स आउड्रम और डब्ल्यू टेलर, इन्होंने कहा कि अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। टी आर होम्स, यह सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था। इसके अतिरिक्त वीर सावरकर और अशोक मेहता का ध्यान में रखना आपको, यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था। डॉक्टर एस एन सेन, यह विद्रोह राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम था। आरसी मजूमदार का 1857 का विद्रोह न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो मित्रों, यह था आज का 1857 की क्रांति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते हैं, कम से कम समय मैंने बताने का प्रयास किया है। इसके कारण और इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण नेता कौन थे, किसने दमन किया, कब हुआ, इसके अतिरिक्त नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित जितने भी 60-70 क्वेश्चन है वो अपलोड करेंगे। और अब होता क्या इस क्रांति के बाद में, तो देखिए इसकी सफलता, असफलता के जो कारण है कि असफल क्यों हुई, तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं। यहाँ के जो जितने भी राजा वगैरह हैं, उनमें से अधिकतर ने, सभी ने किसका साथ दिया था? अंग्रेज़ों का साथ दिया। इनका, अंग्रेज़ों का नेटवर्क अच्छा था, हमारा नेटवर्क नहीं था। इनके पास जो एक सिस्टम है, हथियार सब इनके पास थे, हमारे पास उतने हथियार नहीं थे। तो कई कारण हैं। और होता क्या, इसके परिणाम स्वरूप जो शासन पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था, वो अब डायरेक्ट जो ब्रिटिश महारानी है उनके हाथ में चला जाता है। और जो गवर्नर जनरल उस समय 1857 में थे, लॉर्ड कैनिंग, इस गवर्नर जनरल के पद का नाम बदल के कर दिया जाता है वायसराय। और पहले वायसराय जो हैं, ये यही लॉर्ड कैनिंग बनते हैं। तो मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। और वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। 10 क्वेश्चन में से जो हमने लास्ट में किया, आपके कितने सही हुए हैं वो भी बताइए। और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।